हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 6 से जल अवशोषण की क्रिया। इससे पहले कल आपसे एक क्वेश्चन किया था मैंने कि पादपों को आसानी से प्राप्त होने वाला जल कौन सा है, तो केशिका जल। अब आज अपने टॉपिक की शुरुआत करने से पहले बताता हूँ, कल अपना बायो का टेस्ट है, उसमें लेसन नंबर 4 और 5 दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका पेपर उसी टाइम 10:30 बजे होगा। और सभी बच्चों को आज अच्छी तरह तैयारी करनी है और तैयारी करके अच्छे तरह से लेसन नंबर 4 और 5 से जो भी किसी को प्रॉब्लम हो आज शाम तक मेरे को पूछ सकते हो। और कल 10:30 बजे पेपर होगा और उसमें आपको इन दोनों चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आपको सही हल देने हैं और सभी बच्चों को अच्छी तरह से पेपर को करना है सॉल्व है और फिर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। उसमें कमेंट के नंबर है 10 नंबर आपके पेपर के होंगे। तो जो आपने पिछले वीडियो देखे हैं उनमें आपने कमेंट नहीं किया तो आपके नंबर नहीं आएंगे, इसलिए सभी वीडियो को देखने के बाद सभी के कमेंट आएंगे तो 10 नंबर उसके होंगे और 10 नंबर आपके पेपर के। अच्छी तरह आपको तैयारी करनी है और अच्छी तरह आपको पेपर देना है, ठीक है। तो अब अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज जल अवशोषण की क्रिया। तो कल हमने पढ़ा था कि जल अवशोषण किसके द्वारा होता है, मूल रोमों के द्वारा हो रहा है, किसी में अपने पूरे शरीर के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ आज बात करेंगे जल अवशोषण के लिए। तो जल अवशोषण के को मुख्य रूप से क्रेमर ने 2 भागों में बांटा है, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। क्रेमर के अनुसार जल अवशोषण है उसको 2 भागों में बांटा गया है, निष्क्रिय और जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। अब क्रेमर ने इसके लिए विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, जबकि रेनन नामक वैज्ञानिक ने सक्रिय व निष्क्रिय जल अवशोषण के शब्द का प्रयोग किया था। तो रेनन ने सक्रिय व निष्क्रिय अवशोषण शब्द का यूज किया और उसके अकॉर्डिंग फिर क्रेमर के अनुसार विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया था। क्रेमर ने निष्क्रिय जल अवशोषण व सक्रिय जल अवशोषण 2 भागों में डिवाइड किया और दोनों के बारे में बताया। अब देखिए क्या है, सबसे पहले है निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण दोनों में मुख्य डिफरेंस ये है कि यहाँ जल अवशोषण में एटीपी खर्च नहीं होती है, ऊर्जा खर्च नहीं होती है, जबकि यहाँ पर ऊर्जा खर्च होती है। यानी यहाँ पर एटीपी का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि सक्रिय जल अवशोषण में एटीपी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, पहला प्रकार है निष्क्रिय जल अवशोषण। तो इसमें क्या होता है कि जब जल अवशोषण के कारक कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में। जल अवशोषण के कारक कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। तो उस समय मूल कोशिका केवल किसका काम करती है, मार्ग का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, मार्ग का कार्य करती है। तो इस समय कौन सी क्रिया होती है, निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि होती है। दोबारा देखिए, निष्क्रिय जल अवशोषण, भाई क्रेमर ने इसको 2 भागों में बांटा था, निष्क्रिय जल अवशोषण, दूसरा सक्रिय जल अवशोषण। तो निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या होता है, जब जल अवशोषण के कारक कहाँ स्थित होते हैं, पत्तियों में स्थित होती है और केवल मूल कोशिका किसका काम करे, मार्ग का कार्य करे। तो इस समय कौन सी क्रिया होती है, निष्क्रिय जल अवशोषण। जबकि सक्रिय जल अवशोषण कब होता है, जब जल अवशोषण के कारक कहाँ स्थित होते हैं, मूल में स्थित होते हैं। यहाँ कहाँ थे, पत्तियों में, जबकि यहाँ मूल में स्थित होते हैं। और इस समय मूल कोशिका क्या हो जाती है, सक्रिय, और सक्रिय होकर एटीपी खर्च होती है और जल अवशोषण का कार्य होता है। तो उस समय कौन सी क्रिया होती है, सक्रिय जल अवशोषण। अब देखो इसमें हम इसको विस्तार में पढ़ते हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो कुल
अवशोषित जल का 96 से 98% भाग कौन सी क्रिया द्वारा होता है? निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा होता है। यानी जो भी जल अवशोषित किया जाएगा उसका 96 से लेकर 98% भाग कौन सी क्रिया विधि द्वारा अवशोषित किया जाएगा? निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया विधि के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब ये किस प्रकार से होता है वो देखिए। तो मैंने आपको क्या कहा कि निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या खर्च नहीं होती है? एटीपी खर्च नहीं होती। दूसरा, इसके कारक कहाँ स्थित होते हैं? पत्तियों में स्थित होते हैं। और तीसरा, मूल कोशिका होती है वो क्या काम करती है? केवल मार्ग का कार्य करती है। तो जो भी अवशोषित जल का अवशोषण किया जाएगा उस संपूर्ण जल के अवशोषित जल का कितना 96 से लेकर 98% भाग कौन सी विधि द्वारा होता है? निष्क्रिय, अर्थात जल का अवशोषण बिना एटीपी खर्च किए ही किया जाता है। अब कैसे करते हो देखिए। ये कब होता है? जब मान लीजिए पादप है, इस पादप में लीफ या कोई पत्ती है, पादप है इसमें लीफ है, तो लीफ जब वायवीय भाग से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? अधिक। अब वाष्प जानते हो पत्तियों के द्वारा या वायवीय भाग के द्वारा जल को वाष्प के रूप में निकालना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। पादप के वायवीय भाग या पत्तियों द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो निष्क्रिय जल अवशोषण कब होता है? देखिए, जब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? अधिक। जब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? अधिक। तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो पत्तियों में किसकी कमी हो जाएगी? जल की। जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया इसने, तो यहाँ लीफ में किसकी कमी हो जाएगी? जल की। और जल की कमी हो जाती है तो क्या बढ़ जाती है? डीपीटी। बताया हुआ है लेसन नंबर 5 में डीपीटी के बारे में बताया था। या तो कहेंगे चूषण दाब, यानी जल अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। भाई जल जब पत्तियों के द्वारा जल बाहर निकलेगा तो पत्तियों में स्थित जो कोशिका है उनमें क्या होगी? जल की कमी। और जल की कमी हो जाएगी तो डीपीटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी वहां पर एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है या चूषण दाब उत्पन्न हो जाता है। अब डीपीटी बढ़ जाती है, डीपीटी बढ़ने के फलस्वरूप ही वहां पर्ण की शिराओं में कौन सा दाब उत्पन्न हो जाएगा? धनात्मक दाब, यानी खिंचाव दाब। यहाँ धनात्मक का मतलब है यहाँ पर खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही पत्तियों से जल बाहर निकलेगा तो जल की कमी हो गई, और जल की कमी हो जाने के कारण यहाँ इस पत्ती में डीपीटी बढ़ जाता है। और डीपीटी बढ़ गया तो पर्ण की शिराओं में एक धनात्मक दाब यानी खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। ये खिंचाव पत्तियों से होता हुआ टहनी से होता तने से होता हुआ कहां तक? जड़ों तक पहुंच जाता है। दोबारा देखना इसको। जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो पत्तियों में जल की कमी से डीपीटी क्या हो गई है? वहां की बढ़ गया मतलब खिंचाव उत्पन्न हो गया। ये खिंचाव उत्पन्न हो गया तो पर्ण शिराओं से होता हुआ कहां चला जाएगा? तने से होता हुआ कहां तक पहुंच जाएगा? दबाव मूल तक पहुंच जाएगा, जड़ तक पहुंच जाएगा। तो यह तनाव स्तंभ से होता हुआ कहां तक पहुंच जाता है? मूल तक पहुंच जाता है। और सतही मूल रोमों के द्वारा, कल बताया था मैंने आपको, मूल रोम होते हैं जो क्या काम करते हैं? जल का अवशोषण। तो मूल रोम है वो सतही जल को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। अर्थात बिना एटीपी खर्च किए हुए ही जल का क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। और उस दबाव के कारण जल कहां चला जाता है? पत्तियों तक चला जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निष्क्रिय जल अवशोषण। तो दोबारा बताता हूं आपको कंप्लीट। जल अवशोषण क्रेमर के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय में एटीपी खर्च नहीं होती है जबकि सक्रिय में एटीपी खर्च होती है। दूसरा ये भी आप लिख सकते हो, इसमें जल अवशोषण कारक कहां होते हैं? पत्तियों में। जैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई तभी डीपीटी बढ़ी और क्या हुआ? यहां से जल ऊपर चला जाता है तो पत्तियों में स्थित है, जबकि उसका किसमें होता है? मूल में।
फिर इसमें मूल कोशिका किसका काम करती है? केवल मार्ग का कार्य करती है, जबकि वहां मूल कोशिकाएं सक्रिय होकर क्या करेगी? अवशोषण करेगी। यहाँ कुल अवशोषण का कितने प्रतिशत जल काम में होगा? निष्क्रिय अवशोषण 96 से 98%, जबकि वहां कितना होगा? 2 से 4। फिर कैसी क्रिया होती है देखिए आप, जब वाष्प उत्सर्जन अधिक होता है, पत्तियों में क्या हो सकती है? जल की कमी, डीपीटी बढ़ जाएगा, धनात्मक दाब उत्पन्न हो जाएगा, धनात्मक दाब उत्पन्न हो जाएगा अर्थात खिंचाव उत्पन्न हो गया, और खिंचाव पर्णशिराओं से होता हुआ कहां तक पहुंच जाएगा? मूल रोमों से, और मूल रोमों के द्वारा जल को क्या कर लिया जाता है? अवशोषण, यानी बिना ऊर्जा खर्च किए ही जल का क्या कर लेते हैं? अवशोषण। इस क्रिया विधि को क्या कहते हैं? निष्क्रिय जल अवशोषण। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कौन सा है? सक्रिय जल अवशोषण। तो इसमें देखिए आप, कारक कहां से होते हैं? मूल, इसे आप आधा है, और इस ये है यहां पर मूल। तो जब यहां कब होता है? मूल कोशिका सक्रिय होती है, अर्थात ये जो नीचे वाली कोशिका है वो सक्रिय होगी और ऊर्जा खर्च करेगी और जल का अवशोषण करके कहां तक भेज देगी? पादप के वायु पाद तक भेज देगी। अब होता कब है? जब जल पर्याप्त हो, जब क्या हो? यहां पर जल क्या हो? पर्याप्त, जल क्या हो? अधिक मात्रा में हो, और यहां से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बिल्कुल नगण्य या नहीं हो। जब वायव्य भाग से वाष्पोत्सर्जन या तो नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो बिल्कुल कम हो रहा है, तो उस समय जल की, यहाँ जल क्या है? अधिक है, और यहाँ पर जो वाष्प की क्रिया भी नहीं हो रही है। तो ये क्रिया होती है प्राय कब होती है? रात्रि के समय होती है। कब होती है? रात्रि के समय। तो रात्रि के समय होती है तो जल जड़ों के पास अधिक है, और यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं हो रही है, तो यहाँ मूल रोमों में जब जल यहाँ पर अधिक है, खर्च नहीं किया जा रहा है, तो मूल रोमों के पास या मूल रोमों में कौन सा दाब उत्पन्न होता है? धनात्मक। वहां कौन सा होता? ऋणात्मक। खिंचाव उत्पन्न हुआ था। अब यहाँ पर धनात्मक दाब, यहाँ मूल रोमों में धनात्मक दाब उत्पन्न होगा, तो जल को खींचकर यानी एटीपी का उपयोग कर लिया जाएगा, और जल का क्या कर लिया जाएगा? अवशोषण। तो जल यहाँ पर अधिक है, वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो यहाँ मूल रोमों में कौन सा दाब उत्पन्न हो गया? धनात्मक दाब उत्पन्न हो जाता है, और धनात्मक दाब उत्पन्न होगा तो यहाँ पर एटीपी को खर्च करके जल का क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। इस प्रकार से कौन सी क्रिया होती है? सक्रिय जल अवशोषण। अब दोनों में अंतर देखते हैं तो, सक्रिय और निष्क्रिय। निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण। अब इसमें क्या होता है? अभी बताया है, निष्क्रिय अवशोषण के कारक कहां से होते हैं? पत्तियों में, जबकि सक्रिय कहां होते हैं कारक स्थिति? मूल में। दूसरा, यहां मूल कोशिका किसका काम करती है? मार्ग का, जबकि वहां मूल कोशिका क्या होती है? सक्रिय। फिर तीसरा अंतर कौन सा हो जाएगा कि निष्क्रिय जल अवशोषण में एटीपी खर्च नहीं होती है, जबकि सक्रिय अवशोषण में एटीपी खर्च होती है। फिर यह क्रिया कब होती है? जब वायवीय भाग से वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? अधिक, और पर्ण में किसकी कमी हो जाती है? जल की, और डीपीडी बढ़ जाता है, और खिंचाव के कारण जल को क्या कर लिया जाता है? खींच लिया जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नगण्य होती है और जल क्या होता है? नीचे अधिक, उस समय धनात्मक दाब उत्पन्न किया जाएगा और एटीपी खर्च करके जल का क्या कर लेते हैं? और निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण का शब्द का उपयोग किसने किया था? रेनर ने,
और क्रेमर ने इसके बारे में बताया। और हाँ, आज के अपने टॉपिक से जो क्वेश्चन रहेगा वो है, देखिए, मृदा द्वारा अवशोषित हुई जल का कितना प्रतिशत सक्रिय जल अवशोषण द्वारा अवशोषित होता है। मृदा द्वारा अवशोषित हुई जल का कितना प्रतिशत सक्रिय जल अवशोषण द्वारा अवशोषित होता है। इसकी जो आपको आंसर है वो कमेंट में डालना है और सभी को आंसर देना है। और आपको दोबारा बताता हूँ, जो कल टेस्ट होगा वो लेसन नंबर 4 और 5 से होगा, और सभी बच्चों को जो पीछे वाली कमेंट है वो कंप्लीट आप देने हैं, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और कल 10:30 बजे आप पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।